नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रगति के मानदंड। और आज हम आपको इस चैप्टर के सारे गद्यांश कराने वाले हैं और ये चैप्टर लिखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा। और आज हम आपको इस चैप्टर के सभी गद्यांश और उनके क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले गद्यांश पूछा जाता है, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वास्थ्य एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन यानी जीवन जीने के लिए की ओर यदि किसी भी कारण वह संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसकी किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो इस गद्यांश में मनुष्य के जीवन को लेकर बताया गया है, जैसे कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए उसका स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की स्थिति तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप जानते हैं कि मनुष्य की जो पूरे जीवन में सबसे जो जरूरी चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। एक मनुष्य के जीवन जीने के लिए उसके लिए रोटी यानी खाने के लिए भोजन, कपड़ा पहनने के लिए कपड़े और मकान यानी कि रहने के लिए घर। तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। और यदि किसी के पास इतनी चीजें नहीं है तो समाज का ये फर्ज बनता है कि वो जो है उस युवा को या उस व्यक्ति को, यदि उनके पास है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके जमा करके उसे दें। यानी कि ये समाज की जिम्मेदारी बनती है ताकि वो आगे चलकर कोई बुरा काम ना करे, चोरी ना करे, डकैती ना करे या फिर कोई आतंकवादी ना बने। और यदि हम ऐसे ही एक सभ्य समाज लेकर चलते हैं तो इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा भविष्य रहेगा। तो इसमें से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो आपका वही है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अभी आपने उसमें जो रेखांकित अंश देखे तो उनकी व्याख्या में आपसे लेखक ने कहा है कि लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण यानी कि उसका स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य की और उसकी शिक्षा की और रोजगार की जिम्मेदारी किसकी होती है? समाज की होती है, यानी कि सरकार की होती है। अगर किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई होती है, यानी कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन जीने में कठिनाई हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। यह न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने विकास के लिए सक्षम हो। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीवन जीने में सक्षम नहीं है, उसे जीवन जीने में तकलीफ हो रही है, तो समाज की जिम्मेदारी बनती है वो उसकी हेल्प करे, उसकी सहायता करें और एक सभ्य समाज का निर्माण करें। और उसके विकास के लिए उस समाज की जिम्मेदारी भी बनती है, यानी सभ्य समाज की जिम्मेदारी बनती है। किसी को जीवन जीने में कठिनाई होती है तो ये जो है उसकी सहायता ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक जिम्मेदारी है। अब जो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है, यानी कि लेखक ने मनुष्य के समाज में क्या कहा है। तो लेखक के अनुसार समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के विकास में सहयोग करे। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले ताकि वह समाज का जिम्मेदार नागरिक बन सके और अपने विकास में सफल हो सके। तो समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति को उसकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? समाज की बनती है ताकि वो अपना विकास कर सके। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही सक्षम रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, उसका रोजगार भी मिलेगा
और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, तो फिर उसे ना तो कोई गलत काम करने की जरूरत पड़ेगी, ना वो चोरी करेगा, ना कोई आतंकवादी बनेगा, ना कोई वो डाकू बनेगा, ना कोई गैंगस्टर बनेगा। तो इसीलिए एक सभ्य समाज जरूरी होता है। आप जानते हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस को बनाया गया है, बॉर्डर पर आर्मी को छोड़ा गया है, ताकि हमारे देश के लोग अच्छे से सुरक्षित रह सकें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी भारत पर हमले करवाता रहता है। इसीलिए देश में सामाजिक सुरक्षा भी जरूरी होती है। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे वो कोई इमारत हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सांस्कृतिक धरोहर हो, कुछ भी हो, तो जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके उसी को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा जरूरी होती है। लेकिन आज के टाइम पर हमारे देश में पुलिस वाले भी बेकार हो चुके हैं, पॉलिटिशियन भी बेकार हो चुके हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं वो अपने पद का गलत उपयोग करते हैं, लोगों से घूस लेते हैं यानी कि रिश्वत लेते हैं, और लोगों से अपना यानी कि उनसे काम करवाने के लिए भी रिश्वत लेते हैं। पुलिस वाले भी कुछ ऐसा ही करने लगे हैं। उन्हें तो बिल्कुल भी समाज की कोई चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। लेकिन ये एक सभ्य समाज के लिए घातक बीमारी बन चुकी है। आगे आता है मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या हैं। तो मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड निम्नलिखित हैं, जिनमें न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। यानी कि एक मनुष्य के जो प्रगति के मानदंड होते हैं, यानी डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, तो उनमें सबसे पहले आता है जीवन स्तर की गारंटी, यानी कि उसका न्यूनतम जीवन स्तर होना चाहिए कम से कम। फिर आता है शिक्षा, उसकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। जीवन जीने के लिए उसके पास रोजगार होना चाहिए, ताकि वो दो चार पैसे कमा के अपने घर के लिए खाना खा सके और लोगों के लिए भी लेके आ सके। फिर आता है सामाजिक सुरक्षा, और उसकी सामाजिक सुरक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि कोई लोग उस पर अटैक ना करे। फिर आता है कल्याण, और उसका अच्छे से कल्याण होना चाहिए। अब आगे आता है लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या होने चाहिए। तो वही है, पहला है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और कल्याण का अधिकार। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? समाज के अंदर आते हैं। समाज में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने युवाओं को, लोगों को रोजगार अच्छे से दे, उन्हें शिक्षा के लिए अच्छे से स्कूल बनवाए, और उन्हें जो है अच्छी शिक्षा प्रदान हो, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, और सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ अच्छे कानून बनाए। फिर जो आपसे अगला गद्यांश पूछा जाता है, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं, और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां, जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना यानी कि बलात्कार आदि, भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष, जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े थे। यानी कि भारत के जो कुछ महापुरुष थे, जैसे कि महाराणा प्रताप रहे, और भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, काफ़ी सारे लोग थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, तो मंगल पांडे, तो ये सभी कौन थे? महापुरुष थे, अच्छे लोग थे, जो कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार के लिए लड़े। महाराणा प्रताप मुगलों से लड़े थे, जो लोगों पर अत्याचार करते थे कुछ लोग, और कुछ जो है अच्छे भी काम करते थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग सभी बुरे काम करते थे, कुछ उन्होंने अच्छा भी काम किया। तो इस सभी के बारे में आपको बताया जाता है। और लेकिन आपको इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि जो इतिहास में गलतियां हुई वो जो है दोबारा से ना दोहराई जाएं। लेकिन आज के टाइम पर उन्हीं गलतियों को दोबारा से दोहराया जा रहा है। इसीलिए एक सभ्य समाज के लिए जरूरी होता है अपने इतिहास को जानना, अपनी संस्कृति को जानना, उसके बारे में समझना, क्यों जो हमारे पास्ट में हुआ, भूतकाल में हुआ, वो जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में ना दोहराया जाए, ताकि हमारा समाज सभ्य हो, अच्छे से रह सके। इसीलिए
इन गलतियों को दोबारा ना दोहराई जाए, इसीलिए आपको इतिहास पढ़ाया जाता है। लेकिन आज की कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि लोगों को जातिवाद के नाम पर, लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाती हैं और लोग आपस में उनकी बातों में आकर लड़ते भी हैं। उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। इंग्लिश क्यों नहीं बोलनी चाहिए? आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। पूरे वर्ल्ड में यदि आप कहीं भी चले जाएं तो आपको इंग्लिश ही काम आएगी और इंग्लिश से ही आप जो है सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको दुनिया की लगभग, आपको जितनी ज़्यादा लैंग्वेज हो सके उतनी सीखनी चाहिए। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। इसीलिए हमें जो है हर धर्म का, हर जाति का, हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनसे लड़ना चाहिए। अब आता है उपयुक्त गद्यांश के पाठक, पाठ और शीर्षक के आप लेखक का नाम लिखिए। तो आपने अभी पढ़ा पाठ का नाम प्रगति के मानदंड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसके लेखक। फिर आता है भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझते हैं, उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर नहीं जाती है। फिर आता है किन लोगों को भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। तो भारत के अनेक जो महापुरुष हुए जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, उन्हें भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। तो ये आपको याद रखना है। तो सभी क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर जो आपसे अगले प्रश्न पूछे जाते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये आपसे हर गद्यांश में, हर पद्यांश में जरूर पूछा जाएगा। तो भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं। इसका अर्थ है कि कुछ लोग भारतीय संस्कृति को स्थिर और अचल मानकर बीते युग की रूढ़ियों और परंपराओं का समर्थन करते हैं, जबकि वे यह नहीं समझते कि संस्कृति में समय के साथ साथ परिवर्तन और विकास होना आवश्यक होता है। तो आप जानते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है हमें उसी के साथ चलना चाहिए, तभी जाके हम जो है सर्वाइव कर पाएंगे। फिर आता है समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या कहा है। तो लेखक ने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे कि छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज और नारी अवमानना को भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के लिए रोग के लक्षण माना है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति में जो कुरीतियां हैं उनको लेखक ने एक रोग माना है, रोग के लक्षण माना है। इसीलिए जैसे कि जाति भेद रहा, धर्म के आधार पर लड़ना रहा, छुआछूत, और आप जानते हैं कि आज के टाइम पर भारत में काफ़ी ज़्यादा रेप केस भी आ रहे हैं। तो एक एनालिसिस के द्वारा इंडिया में पता लगा है कि 93 रेप केस एवरी डे, यानी कि 93 रेप एवरी डे होते हैं। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि उन रेप करने वाले लोगों के लिए वकील खड़े हो जाते हैं। अभी आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप हुआ, जिसमें उस जो लड़के ने किया था उसके लिए 21 वकील केस लड़ रहे थे, जिनमें से 11 महिलाएं भी थी। तो उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एक नारी के सम्मान के लिए जरूरी होता है उसका आत्मसम्मान। तो यदि अभी आपका चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।